नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में। मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी, तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो कल थोड़ा दिक्कत हो गया था, यहाँ पे मौसम सही नहीं था तो लाइट जो है वो दिक्कत कर गई, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। तो आज की क्लास आप लोगों को हमेशा की तरह मिलने वाली है, तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर में। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, आप बजट भी आ चुका है, तो जिन लोगों को लगता है कि इस क्लास में बजट भी होने वाला है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट की जो क्लास है वो अलग से होगी। तो यहाँ पर देखिए बजट का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं करंट अफेयर के साथ साथ, ठीक है। तो बजट हम अलग से डिस्कस करेंगे, आप लोग जरूर देखें उसको, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की, ठीक। तो बजट अलग से और करंट अफेयर अलग से, ठीक है। तो आई होप सभी लोग एग्री होंगे इस पे, और शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने के पहले हमेशा के तरह आप लोगों के साथ बस थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कहते हैं हिम्मत रख, फेल होने पर भी आप भी एक दिन सफल कहानी में होंगे। हिम्मत रखना, फेल होने पर भी आप भी एक दिन सफल कहानी में होंगे। उनको मिल जाएगी मंजिल एक दिन, फिर से कोशिश शब्द जिनकी जिंदगानी में होंगे। तो फिर से कोशिश जो है वो कभी नहीं छोड़ना है। आज पेपर नहीं निकला, कोई बात नहीं, उम्र नहीं बीती है, ठीक है। फिर से तैयारी करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से निकालेंगे, लेकिन लेनी है तो सरकारी नौकरी लेनी है और पेपर निकाल के जाना है। जहाँ पर हमने कदम रखा है तो मंजिल को पाकर ही दम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बिल्कुल मौका नहीं देंगे कि वो बोलने को पाए कि ये देखिए तैयारी करके वापस आए हैं, ठीक है। तो ये मौका नहीं देना है, मौका देना है अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि वो आपका नाम लेके बता पाए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये करके दिखाया, ये एग्ज़ाम निकाल के दिखाया, ये बन के दिखाया है। तो मौका जो देना है वो अपने पेरेंट्स को देना है, रिश्तेदार और पड़ोसियों को बिल्कुल नहीं देना। उनके यहाँ देखिए जिस दिन भी आपका रिजल्ट होगा उनके यहाँ आग लगनी तय है। तो उसके लिए आपको अलग से जो जो लोग ये ताने आपको दिए हैं उनके लिए अलग से एक मिठाई का डब्बा भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे इन सब चीज़ों के बीच में ही अपनी क्लास को। तो सभी लोग ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। पहली है नई सौर ऊर्जा नीति 2024 के बारे में, ठीक। तो डिस्कस करेंगे नई सौर ऊर्जा नीति के बारे में, ठीक है। तो जो नई सौर ऊर्जा नीति है इसको नई दिल्ली सरकार ने क्या किया, लागू किया, मंजूरी दी, ठीक है। तो नई दिल्ली में आप सबको पता है केजरीवाल जी की सरकार है और इन्होंने सौर ऊर्जा नीति 2024 को मंजूरी दी, ठीक। तो आप सब लोगों को पता है कि लगातार जो है, एक तो क्या है कि एक्सेसिव यूज़ के वजह से हर चीज़ों के आप देखेंगे तो जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो लगातार क्या है खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी बीच दिल्ली सरकार ने क्या किया, नई सौर ऊर्जा नीति 2024 को मंजूरी दे दी। अब इस नीति में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक जो है वो फ्री में बिजली दी जाती है, ठीक है। तो दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाती है। तो इस सौर नीति में क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि जिन भी परिवारों का, घर का, संस्था का, किसी भी चीज का जहां पर भी 400 यूनिट बिल आता है, ठीक है। तो 400 यूनिट बिल जो है इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करके वो समाप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, 900 से 1000 रुपए तक क्या है अपनी कमाई भी कर सकते हैं सौर ऊर्जा नीति से, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो आवासीय इलाके हैं
ठीक है। तो जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहां पर लोगों का घर है, उनके घरों पर क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा। और सोलर पैनल लगा के क्या किया जाएगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसमें बताया गया कि 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता जो हैं, उनका जो बिल है वो 0 हो जाएगा। ठीक। तो सौर ऊर्जा नीति के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले को 700 से 900 रुपए की इनकम भी होगी। ठीक। अब बात करें अगर सौर ऊर्जा नीति की, तो इसकी बुनियाद 2016 में रखी गई थी। ठीक है, क्लियर। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो भी इंडस्ट्रियल चीजें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कंपनीज हैं, या फिर रेजिडेंशियल हाउस है, लोगों का जो घर है, उसकी छत पर क्या करना है, सोलर पैनल स्थापित करना है। और उसके जरिए क्या करना है, बिजली बनानी है। और उस बिजली का प्रयोग क्या करना है, उस बिजली का प्रयोग करना है उस घर में जो भी चीजें यूज हो रही हैं बिजली से, उसमें। और जो बची हुई एनर्जी है उसको क्या करेंगे, उसको आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे आपको इनकम भी हो सकती है। क्लियर। अब इसके बाद क्या किया गया, इसमें बताया गया कि जो नई सौर ऊर्जा नीति 2024 की है, छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सभी को उत्साहित किया जाएगा, इंसेंटिव भी दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है। इसके लिए आपको याद होगा सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें क्या बताया था, तो ये लॉन्च की गई थी 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन क्या किया गया था, उसी दिन इसको, ये जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसको लॉन्च किया गया था। और इसके लॉन्च के बाद ही क्या किया गया, यहाँ पर जो डिसाइड किया गया, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया, 1 करोड़ घरों पर क्या किया जाएगा, सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा नीति से जुड़ी हुई चीज है, ये आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे, तो बात करेंगे झांकी की। तो आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी को क्या मनाया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये कौन सा था, तो ये 75वां गणतंत्र दिवस था जो मनाया गया। 75वें गणतंत्र दिवस में, अब आपको पता है कि जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो परेड निकलती है, कहां पर, कर्तव्य पथ पर। ठीक है, कहां पर, कर्तव्य पथ पर परेड निकलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1950 की, ठीक है, तो 1950 में ये जो निकली थी, ये इरविन पार्क में निकली थी। ठीक है। उसके बाद फिर जब 1954 आया, 1954 से ये कहाँ निकलनी शुरू हुई, राजपथ पर। ठीक है, राजपथ पर, जिसका नाम क्या था, किंग्स वे। ठीक है, इसका नाम क्या था, किंग्स वे। ठीक, तो किंग्स वे का नाम बदलकर क्या किया गया, राजपथ किया गया। और फिर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। ठीक, तो कर्तव्य पथ पर सारे जो प्रदेश हैं, संस्थाएं हैं, इनकी क्या निकलती है, झांकी निकलती है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट अपनी झांकियों को यहां पर प्रदर्शित करते हैं। तो जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली जो झांकी थी, इसको प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है, तो सर फर्स्ट अवार्ड जो है वो उड़ीसा की झांकी को दिया गया है। ठीक, अगर बात करें लोगों की पसंद, ठीक है, तो लोगों की जो पसंद थी उसमें किस झांकी को दिया गया, तो उसमें दिया गया है गुजरात की झांकी को। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद अगर बात करें यहां पर कि जो मंत्रालय हैं उसमें, तो गृह मंत्रालय की झांकी जो है, ठीक है, किसकी, गृह मंत्रालय की झांकी। ठीक है, तो गृह मंत्रालय की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है। और वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने क्या दिखाया था, इन्होंने बैगनी क्रांति को प्रदर्शित किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैगनी क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो ये लेवेंडर से संबंधित है। ठीक है, लेवेंडर क्या है आप लोगों को पता होगा। ठीक,
तो लेवेंडर से संबंधित झांकी जो है वो गृह मंत्रालय की प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ठीक, सॉरी, हाँ, संस्कृति मंत्रालय को, हाँ माफ कीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसमें बैगनी क्रांति को प्रदर्शित किया गया था, और बैगनी क्रांति लेवेंडर से संबंधित है, तो इसको जो है मंत्रालयों में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। और अगर बात करें धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद, ठीक है, मतलब जो वोटिंग के आधार पर, जहां पर लोगों का मत मांगा जाता है, लोगों का वोट मांगा जाता है, वहां पर गुजरात की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, हिम तेंदुओं की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति क्या है। ठीक, तो केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में क्या किया, हिम तेंदुआ पर क्या की, उनकी जो स्थिति है भारत में उस पर रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट जो जारी की गई ये काफी पुराना जो प्रोसेस है इनकी गणना के लिए वो किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इनकी गणना के लिए क्या किया जाता है, ट्रैप कैमरा लगाए जाते हैं, तो वहां से इनकी गणना की जाती है। अगर बात की जाए इनके अनुसार तो इनकी जो संख्या है वो 718 है। टोटल संख्या कितनी है, 718 है। कहां पर, भारत में। अब तो भारत में ये हिम तेंदुआ पाए कहां जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जैसे लद्दाख का क्षेत्र हो गया, या फिर उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर देखिए, हाँ लद्दाख हो गया, सर्वाधिक जो हिम तेंदुआ है वो कहां पर है, लद्दाख में, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाए गए हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इस कार्यक्रम को सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदार कौन कौन से, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से किया गया। ठीक, तो यहां पर बात करें अगर राज्यों की, तो लद्दाख सबसे पहले नंबर पर है जिसमें सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुआ की संख्या है वो है। उसके बाद उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड है। उसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक, तो ये 3 जो हैं ये टॉप के राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। ये हिम तेंदुआ महाशय की तस्वीर है, आप इनको देख सकते हैं, काफी बागड़ बिल्ला टाइप में यहाँ पे ये लग रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ चीजें और देखते हैं। तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, तो ये एक कार्यक्रम है। इनके अनुसार अगर विश्व में बात की जाए, ठीक है, विश्व में अगर बात की जाए तो हिम तेंदुआ की संख्या जो है वो 4000 से 6500 तक की है। ठीक है, और ये मुख्यतः कितने, 12 देशों में पाए जाते हैं जो ठंडे देश हैं, जिसमें क्या क्या है, इंडिया तो है ही है। ठीक है, इसके साथ साथ पड़ोसी हैं, पाकिस्तान भी है, क्लियर, और हमारे पड़ोसी हैं चीन भी है। ठीक है, चीन के पड़ोसी मंगोलिया भी हैं। ठीक है, उसके बाद रूस है, कजाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये भी शामिल है। ठीक है, तो इन देशों में जो है वो हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका नाम है पैंथेरा अनकिया। क्या नाम है, पैंथेरा अनकिया इनका वैज्ञानिक नाम है। अगर IUCN की बात करें तो विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगर साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 1 में रखा गया है, एनेक्स्चर 1 में। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसको वहां पर अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको अब यहाँ पे
चीजों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद आता है इंडिया एनर्जी वीक 2024। ठीक, तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का जो कार्यक्रम था ये कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ठीक है, क्लियर? तो एनर्जी सेक्टर का अग्रणी कार्यक्रम इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे संस्करण की मेजबानी ओएनजीसी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहां पर हुआ या फिर कहां पर होगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? ओएनजीसी IPSHEM। ठीक है, इसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। किसकी? सेकेंड एडिशन की। ठीक है, दूसरा संस्करण। ठीक, दूसरे संस्करण की मेजबानी की जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, आयोजन कब होगा? तो 6 से 9 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के 35,000 से भी अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड एडिशन। अभी बात करते हैं फर्स्ट एडिशन की। तो पहला संस्करण जो है ये कहां आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। किसका? इंडिया एनर्जी वीक का। ठीक, फिर इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें 149 देशों के लगभग कितने? 37,000 प्रतिनिधि जो है वो सम्मिलित हुए थे। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, अब मंत्रालय की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री मतलब फिपी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। किसको? इंडिया एनर्जी वीक को। क्लियर? ठीक है सभी लोगों को? तो इसका जो पहला संस्करण था ये कब हुआ था? फरवरी 2023 में। दूसरा संस्करण कब हो रहा है? फरवरी 2024 में। ठीक है, तो पहला संस्करण और दूसरा संस्करण दोनों आपको यहां पर याद रखने हैं। इस समारोह का लक्ष्य 2030 में रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए 50% बिजली उत्पादन को अपनाना है। आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो ऐसी ऊर्जा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो समाप्त ना हो, जैसे सौर ऊर्जा। अब क्या सूरज कभी समाप्त होगा? नहीं। जैसे पवन ऊर्जा, तो हवा कभी समाप्त होगी? नहीं। तो ये ऐसी ऊर्जा है जिनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो यही क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, यही रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक, सभी लोगों को क्लियर होगा ये? चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्या है? भारत की जीडीपी ग्रोथ के बारे में आईएमएफ ने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी की है। आईएमएफ ने क्या किया है? गेस किया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर रहने वाली है। जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रहेगी। किसकी? इंडिया की। तो आप सभी को पता है 1 फरवरी को क्या होता है? बजट पेश होता है। तो कल बजट पेश किया गया। ठीक है, तो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट, इंटरिम बजट को क्या किया? पेश किया। इस बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार 2024-25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है? 6.5% रहने वाली है। तो ये आंकड़ा आपको यहां पर याद रखना होगा। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व की वैश्विक स्तर पर ग्रोथ रेट की बात करें, मतलब संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो 3.1% से 3.2% के बीच में रहने वाली है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया? IMF के द्वारा बताया गया। फिर बात करें बाकी जो देश हैं प्रमुख, तो यहाँ पर अमेरिका आता है।
अमेरिका की विकास दर 2.1% रहने वाली है। जर्मनी की विकास दर 0.5% रहने वाली है। फ्रांस की विकास दर 1% रहने वाली है। जापान की ग्रोथ रेट 0.9% रहने वाली है और चीन की ग्रोथ रेट 4.6% रहने वाली है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी, जो कि समस्त विश्व में पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो भारत की ग्रोथ रेट है, वो अर्थव्यवस्था है, वो 2022-23 में 7.2% से ग्रोथ की, 2021-22 में 8.7% से ग्रोथ की और जो चालू वित्तीय वर्ष है हमारा 2023-24 यहाँ पर 7.3% से ग्रोथ की। तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे अत्यधिक ग्रोथ रेट से युक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था है। तो जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो जल्दी ही पूरा होगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनके लिए कि जो बजट की क्लास है हमारी वो अलग से होगी, तो आप लोग उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप चैनल के पेज पे जाके वहाँ से भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको बजट से जितना विश्लेषण हो सकता है, जो भी सवाल बन सकते हैं, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक अभूतपूर्व खोज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एलन मस्क को हर कोई जानता है। ठीक है, ये क्या है? ये विश्व के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो इनकी नेटवर्थ है, इनकी जो कुल आय है, वो अंबानी और अडानी दोनों को मिलाकर जो होती है उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है? एलन मस्क ने क्या किया? आदमी के खोपड़ी में चिप डाल दिया। ठीक है, आदमी के दिमाग में इन्होंने क्या किया? चिप डाल दिया है। ठीक है, क्लियर? तो इनकी एक कंपनी है, जैसे आपने सुना होगा इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, जो अंतरिक्ष संबंधी मिशन करती है। एक है टेस्ला नाम की कंपनी, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ड्राइवरलेस कार बनाती है। ठीक है, और एक इनकी कंपनी है न्यूरालिंक। ठीक है, तो न्यूरालिंक जो इनकी कंपनी है, इसने क्या किया? इनका जो स्टार्टअप है, इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की। ठीक है, अब ये चिप जो है ये एक सिक्के के आकार की है, जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन बनाएगी। ठीक है, तो क्या है कि उद्देश्य इसका ये है कि जो भी एक तरह से अभी ये जो ट्रायल है ये किस पे किया गया है? जो हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके साथ ये प्रयोग किया गया है। ठीक, तो लिंक नाम की इस चिप का ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो दृष्टिहीन लोग देख पाएंगे, जिनको पैरालाइज हो गए हैं जो वो चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। तो देखिए काम क्या है इसका? ये आपको आपके दिमाग से जो आपके उपकरण होंगे उनको कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी से सीधे कंट्रोल करने में सक्षम बनाएगी। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है लेकिन उसको लैपटॉप चलाना है, मोबाइल चलाना है, तो परेशानी होती है, तो वो क्या करेगा? वो मस्तिष्क के जरिए अपने एक तरह से सिर्फ सोच के ही वो चीज कर सकता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए उदाहरण के लिए जैसे कोई पैरालिसिस पीड़ित व्यक्ति मस्तिष्क में चिप प्रत्यारोपित होने के बाद केवल यह सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकेंगे कि इसे कैसे मूव करना चाहते हैं। तो जैसे अभी मैं चाहता हूं कि अभी मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ऐसे 2 साइन बनाया। ठीक है, तो मैंने अपने हाथों का प्रयोग किया। तो मान लीजिए कि कोई पैरालाइज्ड है, उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो सिर्फ सोचेगा कि मुझे चिप के नीचे अंडरलाइन करनी है, तो फिर वो क्या होगा? कर्सर चिप के नीचे मूव करेगा और अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये क्या है?
दिमाग की जो एक्टिविटी होगी, दिमाग की जो सोच होगी व्यक्ति की, उसके आधार पर ये काम करेगा। ठीक, तो देखो ट्रायल किस पे किया जा रहा है? जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड में चोट या फिर एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कारण क्वाड्रिप्लेजिया है। ठीक, इस स्टडी में करीब 6 साल लगेंगे। ठीक है, तो जिनके ऊपर ये प्रयोग किया जा रहा है उनके जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा, तो ये अलग चीज़ है। तो आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया है। ठीक, कंपनी का नाम आपको याद रखना है, स्टार्टअप है न्यूरालिंक। इसने क्या किया? इसने चिप इम्प्लांट की है मानव मस्तिष्क में। तो अभी ये पैरालाइज्ड लोगों के उसमें बात की जा रही है। तो देखिए ये क्या है? ये एक सिक्के की आकार की चिप है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग पर क्या है, इंस्टॉल की जाएगी और इसके इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ें हैं सोच कर ही कर सकते हैं। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए ये बनाई गई है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर इंटरफेस या शॉर्ट में BCIS कहा जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इसको बोला जाता है। ठीक, फिर यहां पर क्या है, ये सिस्टम ब्रेन में रखे गए छोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल पास के न्यूरॉन्स के संकेतों को पढ़ने के लिए करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इन सिग्नल्स को कमांड या एक्शन में डिकोड करते हैं। फिर उसके बाद जो क्रिया होनी रहती है वो क्रिया हो जाती है। ठीक, क्लियर? तो 2024 में ह्यूमन ट्रायल के लिए इसको मंजूरी मिली थी और उसके बाद अब इसका प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद है अजय नारायण झा 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने। तो आप लोगों को पता होगा कि 16वां वित्त आयोग जो है वो गठित किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी जो क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ये क्या थे? नीति आयोग जब बना था तो उसके पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया बने थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो पदेन होता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये क्या थे? ये प्रथम उपाध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग के। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर 3 और सदस्यों को नियुक्त किया गया है जिसमें बात करेंगे। तो 31 जनवरी को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों को मंजूरी दी। इसमें पूर्ण व्यय सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष व्यय सचिव NG जॉर्ज मैथ्यू, कार्यकारी निदेशक आर्था ग्लोबल डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष शामिल हैं। ठीक है, तो इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है। सौम्यकांति घोष 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम मेंबर हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, तो वो 3 सदस्य हैं और सौम्यकांति घोष जो है वो क्या है? पार्ट टाइम है, मतलब कुछ समय के लिए ही हैं। ठीक है, सभी लोगों को। फिर उसके बाद क्या है? 16वें वित्त आयोग को 31 दिसंबर 2023 के दिन गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो फिर ये रिपोर्ट आगामी जो 5 वर्ष होंगे उनके ब्यौरे की जानकारी ये प्रदान करेगा। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जो क्या करता है? जो राज्य और केंद्र के बीच में क्या करता है? जो धन का बंटवारा है, वित्त का जो बंटवारा है उसके बारे में बात करता है। तो यहां पर उसके बाद 15वां वित्त आयोग आ जाएगा जो पीछे चला गया। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? NK सिंह थे। ठीक है, कौन थे? NK सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक, क्लियर? 16वां वित्त आयोग आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद 1 फरवरी को क्या मनाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर भारतीय जो तटरक्षक बल हैं, तटरक्षक बल ने क्या मनाया? अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारत का एक सशस्त्र बल है जो क्या करता है? समुद्री हितों की रक्षा करता है। तो जो भारत की ये क्या है? ये समुद्री तटरेखा है। क्या है ये? कोस्ट लाइन है। तो इस कोस्ट लाइन की रक्षा कौन करता है?
तो ये करते हैं भारतीय तटरक्षक दल। ठीक, तो इन्होंने अपना क्या मनाया, 48वां क्या मनाया, तटरक्षक दिवस मनाया। ठीक है, कोस्ट गार्ड भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग और केंद्र और राज्य पुलिस बलों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करते हैं। भारत की अगर तटरेखा की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर ये क्या है, संपूर्ण तटरेखा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये जो इंडियन नेवी है या फिर फिशरी डिपार्टमेंट है, इन सब के सहायता से क्या करेंगे, काम को करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा गैर सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। क्लियर सभी लोगों को। उसके बाद 3 सैन्य सेवाओं में अपने समकक्षों के विपरीत भारतीय तटरक्षक बल 60 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। इनके जो जहाज हैं वो इंडियन नेवी जहाज से अलग होते हैं, क्योंकि इनके पास जो एक तरह से वार शिप्स जो हैं वो नहीं होती है। इनके पास जो शिप होती हैं वो छोटी होती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये क्या करते हैं, मछुआरों की रक्षा करते हैं, पानी में जो विदेशी मछुआरे हैं उनकी जांच करते हैं। फिर ये मतलब ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे समुद्र जो है वो सुरक्षित हैं कि नहीं, समुद्र में कोई गैर कानूनी गतिविधियां ना हों। ठीक है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्लियर, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। ठीक, उसके बाद क्या है, ब्लावटनिक पुरस्कार। ब्लावटनिक पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है, तो युवा वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। ठीक, और इन 3 भारतीयों में कौन कौन है, तो राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत, ये तीनों लोग हैं जिनको अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में ये जो दिया गया है यहां पर इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इनको ये चीजें प्रदान की गई, यहां पर ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। ठीक, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक हैं जिनके कैरियर को अभी स्टार्ट मिला है, उनको क्या करना है, उनको समर्थन प्रदान करना है। उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको उनकी जो पावर है, उनकी जो क्षमता है उसको इनहेंस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, तो अब एक एक लोग के बारे में बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राहुल आर नायर के अग्रणी कार्य के समग्री विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर फिजिक्स के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया, तो मेहुल मलिक को प्रदान किया गया। इन्होंने नवीन ऑप्टिकल प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। क्वांटम ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स पर इन्होंने अल्ट्रा फास्ट संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। ठीक, फिर बात करेंगे बायोलॉजी के लिए, जो डॉक्टर तन्मय भारत हैं। तो डॉक्टर तन्मय भारत ने क्या किया है, जीवाणु संक्रमण तंत्र पर इनका जो शोध था उसके लिए इनको दिया गया, जिसमें रोग जनन में शामिल आणविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है इन्होंने, और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में योगदान दिया है। तो ये आपके सामने हैं तीनों युवा वैज्ञानिक जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो 2024 के लिए 40 शिक्षण संस्थानों से 84 नामांकन प्राप्त हुए और विजेताओं का चयन यूके के जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिकों की टीम है, उनके द्वारा किया जाता है। तो इनको ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद न्यूज़ है राज्यसभा से। तो उपसभापति जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, 8 सदस्यों का सभापति पैनल जो है वो गठित किया। ठीक है, तो अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो बात करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, तो राज्यसभा जो है कहाँ से है, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80। ठीक है, ये क्या है, ये उच्च सदन है। क्या है, उच्च सदन है, और यही क्या है, अस्थाई सदन भी है। ठीक है, क्या है,
अस्थाई सदन भी है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति कौन होता है? तो सभापति होंगे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 63 में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो जो उपसभा राष्ट्रपति होंगे ये क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। कहाँ के? राज्यसभा के। तो मान लीजिए ये नहीं है तो क्या होगा? फिर उपसभापति यहाँ पर होंगे। ठीक है, उपसभापति भी होने चाहिए। तो उपसभापति का यहाँ पर क्या होता है? पूरा पैनल होता है, और इस पैनल में कितने लोग होते हैं? 8 लोग होते हैं। ठीक है, तो जब सभापति या फिर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो इसी पैनल से कोई एक व्यक्ति क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, वो सभापति के कार्यों का निर्वहन वहां पर करेगा। तो यहाँ पर 8 लोग हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 50% महिलाएं हैं, यानी कि 4 महिला हैं पैनल में और 4 पुरुष हैं। तो इस पैनल को इन्होंने क्या किया? पुनर्गठित किया। तो बात करेंगे इसमें नवनियुक्त उपसभापति में कौन कौन है। तो रमीला बेन बेचारा भाई बारा, सीमा द्विवेदी, डॉक्टर अमी याज्ञिक, मौसम नूर, उसके बाद कन केमदला रविंद्र कुमार, प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, प्रोफेसर मनोज कुमार झा और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स इसमें शामिल हैं। तो ये 8 लोगों का पैनल है जिसमें 4 लोग पुरुष हैं और 4 लोग महिला हैं। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? संजय वर्मा। संजय वर्मा को क्या किया गया? यूपीएससी का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आप सबको पता है यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है, जो क्या करती है? ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या करती है? भर्तियां निकालती है या फिर वैकेंसी निकालती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है इसमें सम्मिलित होना। ठीक है, तो आप लोग भी सम्मिलित हों और निकालें। ठीक है, तो इनको क्या किया गया? इनको नया सदस्य नियुक्त किया गया। कहाँ का? संजय वर्मा को यूपीएससी का। ठीक है, तो पैनल के ये नए सदस्य हैं। अगर बात की जाए इनकी तो ये 1990 के जो बैच थी उसके आईएफएस हैं, मतलब भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये थे। उसके बाद इनको क्या किया गया? यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, यहां पर बात करें कार्यकाल की तो इनको 6 साल के लिए या फिर 65 वर्ष, तो जो पहले पूर्ण हो जाएगा उसके लिए मान्य होगा। ठीक है, तो 6 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बजट से है। बजट में पूछा गया कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चुनावी वर्ष है तो अंतरिम बजट पेश किया गया। अब अंतरिम बजट क्या है और इसमें क्या क्या चीजें की गई, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। कहां पर आपसे डिस्कस की हैं? एक अलग से वीडियो में, तो आप उसको जाके देखिए, वहां पर आपको पूरा बजट जो है वो आसानी से, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा जो है वो आवंटित किया गया, तो यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है। तो 1 फरवरी को इसको पेश किया गया। पेश किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया। कितनी बार? 6th टाइम था, ये 6वीं बार था जब उन्होंने बजट पेश किया। इनसे ज्यादा किसने पेश किया है? तो अब इन्होंने, ये दूसरे नंबर पर हैं, तो मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया था। तो ये 6ठा मौका था जब इन्होंने पेश किया और अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया। इसमें रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सर्वाधिक आवंटन है। उसके बाद 2.78 लाख करोड़ के लिए
सड़क और परिवहन मंत्रालय दूसरे स्थान पर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन है रक्षा मंत्रालय के लिए। किस राज्य ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? तो फाइलेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है हाथी पांव, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं। इसमें क्या है, आदमी का एक पैर जो है वो भारी हो जाता है, तो पैर भारी होने का मतलब आप वो दूसरा वाला नहीं लगाएंगे। पैर भारी होने का मतलब क्या है कि नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, हमारे यहाँ पैर भारी होना कुछ और भी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, शुभ संकेत है, लेकिन ये जो पैर भारी हो रहा है यहाँ पर फाइलेरिया की वजह से, ये थोड़ा अशुभ संकेत है जिसको अभी हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है वो चलाया गया है। तो किसके द्वारा चलाया गया, तो ये अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये अभियान 5 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और यूपी के 17 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में देखा होगा कि जो पेटीएम है, इसके जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उस पर क्या किया, आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए। इसके पहले केंद्रीय बैंकों ने मार्च 2022 में क्या था, नए ग्राहकों को जोड़ने के पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो अभी क्या है, 29 फरवरी तक इसकी सेवाएं चलेंगी और 29 फरवरी के बाद क्या होगा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसकी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षा बल का जो स्थापना दिवस है उसको हम मनाते हैं 1 फरवरी को। ठीक है, 18 अगस्त 1978 को इसकी घोषणा की गई थी। और बात करें तटरक्षक बल की स्थापना की, तो इनकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। क्लियर, ये आप लोगों को पता होगा। तो अगला सवाल क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, जोरहाट हवाई अड्डा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है गुजरात का, इस डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो लास्ट ईयर सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत के लिए एक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे को क्या कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया। फिर उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो कपिल देव नहीं जी, सौरव गांगुली नहीं जी, रोजर बिन्नी नहीं। तो यहाँ पर मोटा भाई के पुत्र छोटा भाई जो जय शाह हैं, इनको क्या किया गया, जय शाह को यहाँ पर क्या किया गया है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो ये 3rd टाइम है जब इनको यहाँ पर एसीसी जो है, एशियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो इनको यहाँ इसका अध्यक्ष जो है वो 3री बार चुना गया है। ठीक है, शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट में के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। इन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास करंट अफेयर से। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए सूचना कि आप लोग बजट के लिए जो है वो प्रेफर कर सकते हैं क्लास को। बजट की क्लास जो है वो अलग से ली गई है प्रॉपर, तो उस क्लास पर जाएं, बजट की क्लास को पूरा समझें। अंतरिम बजट क्या होता है, कैसे पेश किया जाता है, किस प्रकार उसको रखा गया। ठीक है, चुनावी वर्ष में बजट की प्रक्रिया क्या होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जिन्होंने अभी तक क्लास के साथ अपना समय दिया, अपने खुद को यहाँ पर जोड़े रखा,
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सहायता यहाँ से मिली होगी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोगों को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।